चाइनीज, चाइनीज आते ही लाल सलाम भी हो गया, देखो हैं? तो चाइनीज, चाइनीज ट्रेवलर्स जो थे बेसिकली बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स थे ये, यानी इनका एक पर्पस था एंशिएंट इंडिया के समय यानी एंशिएंट पीरियड में आने का, वो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज की यात्रा करना, क्योंकि महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार तिब्बत या चीन में हो चुका था और बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को मानने लगे थे। तो बताएंगे आप लोग कि किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत? एंड नहीं अगर ये जानते हैं तो मुझे यही बता दें किसके काल में हुआ था, किस राजवंश का काल था वो? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस राजवंश का? बिहार, बंगाल और झारखंड का ही राज्य था वो। सबसे खास बात यही है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, केवल उसका राज्य बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इसी सब एरिया में था, स्पेशली बंगाल और बिहार और ये वाला एरिया। हाँ, पाल डायनेस्टी, पाला वंश के समय में हुआ था। अब देखिए इतना बताने से पहुंच गए, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वंश किस समय रहा है? तो ये वंश जो है 750 से लेकर के 1161 के बीच रहा है, ठीक है, ईस्वी सन में। 400 वर्ष तक ये बंगाल बिहार के क्षेत्र पर शासन करता रहा है। इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में करवाया था, और आचार्य दीपांकर वॉज द पर्सन हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत। तिब्बत में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांतरक्षित एंड दीपांकर, ये दो लोग थे, दोनों तिब्बत गए थे और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और उसमें आपको थोड़ा सा देखना है फैक्चुअली। देखिए इतिहास बहुत फैक्ट रखता है, कोशिश करूंगा कि मैं अप टू द मार्क आपको करवा दूं, लेकिन देखिए किताबें हजारों लिखी गई हैं, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके के फैक्ट भी लिखे गए हैं। कोशिश यही है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, वो किताब से वो आपको मिल जाए और आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नोट से ही आपका हो जाए, यही टारगेट रहता है। मेंस तो 100% जो करवाया जाएगा वो नोट से ही हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि कुछ तो डिस्कस करके पीडीएफ चला जाएगा आपको और कुछ जो है नोट्स में लिखा दिया जाएगा, और ये दोनों कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। इसमें चिंता नहीं करनी है, मेंस के लिए चिंता आपको नहीं करनी है। चिंता थोड़ी सी हो सकती है ऑब्जेक्टिव नेचर में, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका तो फिर भी सिलेबस है मेंस का, और सिलेबस के बाहर ये जाएंगे नहीं। जो सिलेबस में लिखा है उसको एक एक टॉपिक को अगर करा दिया जाए तो अपने आप हो जाएगा आपका। लेकिन जब हम पीटी की बात करते हैं ना, तो इसकी कोई लिमिट होती ही नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है ये। फिर भी झारखंड में इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे वो, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो पेपर मैंने देखा है बहुत डेप्थ में नहीं गए ये है, ठीक है। तो उसके अनुसार अगर जाएंगे तो चीजें आप कर ले जाएंगे। क्योंकि जब मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी को पढ़ाता हूं ना, तो वहां पर भी जब मैं पढ़ाता हूं तो 70-80% क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ाए हुए टॉपिक से मिल जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। उसमें प्रॉब्लम मेंस में आती है, ठीक है, आपके में प्रॉब्लम मेंस में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन उनके में प्रॉब्लम मेंस में आती है, क्योंकि मेंस में उनका जो पूछने का तरीका है ना यूपीएससी का, थोड़ा एंटायरली डिफरेंट होता है वो, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा बट हो सकता है उस टॉपिक में डिफरेंट मोड में क्वेश्चन आ जाए। टॉपिक वही सब रहेंगे लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा उनका, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि गुप्ता एंड चोला का भारत की कल्चरल हेरिटेज में क्या योगदान है ये। अब सोचे कि ये बहुत बिखरा हुआ टॉपिक है, अब कल्चरल हेरिटेज में योगदान पूछ रहा है वो, तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कल्चरल हेरिटेज में क्या योगदान है इनका। तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या है? जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए, ठीक है, उनके समय में जो भी मॉन्यूमेंट्स बने सबको लिख देना है, नाम लिख देना है, ठीक है। सारे नाम आप लिख नहीं पाएंगे तो जो लिखना है 150 शब्द में लिखना है, ठीक है। चोलों ने जो बनवाया, जैसे मंदिर जो बनवाया, चाहे बृहदेश्वर मंदिर बनाया, चाहे गंगा कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया हो, चाहे गुप्त राजाओं ने जो मंदिर बनवाए, उन लोगों को लिख देना है। तो मंदिर एक पार्ट कर देंगे, एक टेम्पल आ गया, उसी में दूसरा स्तूपा आ गया। स्तूपा चोलों ने बनवाया नहीं, तो स्तूपा गुप्त लोगों ने बनवाया। 2 स्तूप बनवाए हैं सिर्फ, धामेक स्तूप एंड जरासंध की बैठक राजगृह में, और धामेक स्तूप सारनाथ में है। इन दोनों मॉन्यूमेंट है, आज की डेट में लोग जाते हैं यहाँ देखने के लिए, तो नेशनल हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट बन गया ये। इसी तरीके से स्कल्पचर आर्ट जो इनका है, मूर्तिकला, मूर्तिकला में महात्मा बुद्ध की स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन में मूर्तियां गुप्त काल में भी बनी है, ठीक है। और ब्रोंज इमेज, सॉरी कॉपर बिल्ड इमेज ऑफ सुल्तानगंज बिहार, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन इमेज बनाया है इन्होंने लॉस्ट वैक्स मेथड पर, ठीक है। ये सबसे खूबसूरत इमेज है। अब ये हेरिटेज का पार्ट है, म्यूजियम में रखा गया, लोग जाकर देखते हैं, ठीक है। अब उसकी कला को नहीं लिखना है, सीधे से कला को नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उसके बारे में बस पता होना चाहिए कि फैक्चुअल है
ये हेरिटेज है और ये यहां पर है, ठीक है, उसको लिख देना आपको है। इसी तरीके से चोलों काल में नटराज की मूर्तियां बनी है, शिव के नटराज फॉर्म में मूर्तियां बनी है, और ब्रोंज इमेजेस, कॉपर इमेजेस हैं वो। तो पहली बार किसी वंश के समय में नटराज शेप में मूर्तियां बनाई गई है। नटराज जो एक डांसिंग फॉर्म होता है शिव का, उस फॉर्म में मूर्तियां बनाई गई हैं, तो उसको लिख देना आपको वहां पर हेरिटेज, ठीक है। तो इस तरीके से, और पेंटिंग का विकास हुआ, पेंटिंग का विकास अजंता और बाकी गुफा में गुप्त काल में हुआ है, वो हेरिटेज है एक तरीके का, ठीक है। और इसी तरीके से चैत्य का विकास हुआ है, और चैत्य समझते हैं आप लोग? चैत्य, चैत्य जो है बौद्ध धर्म के लिए एक तरीके का मंदिर होता है, हाँ, तो टाइप ऑफ टेम्पल। जैसे पहले क्या होता था ना, स्तूप जो है खुले आसमान के नीचे होता था, स्तूप समझते होंगे आप लोग, तो स्तूप खुले आसमान के नीचे होता था। अब क्या है, बाद में इन लोगों ने स्तूप को एक मंदिर के अंदर रखने लगे। जैसे मूर्तियां मंदिर के अंदर होती हैं, तो वैसे स्तूप को मंदिर के अंदर रख दिया, और मंदिर के अंदर रखने के बाद उसे मंदिर रूपक बना दिया, और उसको चैत्य कहा जाता है। तो अंदर स्तूप होगा और बाहर से एंट्री गेट होगा, और उसमें जाकर के पूजा पाठ हो सकती है। इस तरीके से पहले ओपन स्काई के अंदर होता था, मंदिर के अंदर आ गया। ये चीजें हैं। ये हेरिटेज भी डेवलप हुआ गुप्ता काल में, एंड चोला काल में डेवलप नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। वो यूपीएससी करता है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे जाएंगे वो, ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेंगे। अब जैसे शेरशाह सूरी का पूछना है तो अचीवमेंट पूछ लेंगे, काम खत्म। तो डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी, तो आपको अचीवमेंट सारा लिख देना है कि मिलिट्री स्फीयर में क्या अचीवमेंट था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अचीवमेंट था, सारे स्फीयर में लिख देने हैं, काम खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीजें सिंपल सिंपल सीधे सीधे आपको कर लेना है। और इसीलिए आपके एग्जाम में सिलेबस तो बड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगा छोटा सिलेबस है, बट आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको इंटेंसिटी दिखानी होगी तैयारी करने में, और उसके लिए बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। लिख लिख करके चीजों को थोड़ा सा करें तो आसान रहेगा, और कोशिश करें कि पढ़ने के बाद अपने से लिखें, ठीक है। जनरली हम क्या देख कर लिखते हैं, अपने से लिखें, अपने से जितना लिखेंगे उतना ही आपका अपना हो जाएगा। तो इट इज योर ड्यूटी टू मेक द थिंग्स योर, ठीक है। यानी जो मैंने दिया है वो अभी तक मेरा है, जब तक कि आप उसे अपना नहीं बना लेते, और आपको अपना बनाएंगे तभी आप पास भी हो पाएंगे, ठीक है। और ये काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब हो पाएगा ये, ठीक है। चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे वो लोग, ठीक है। तो देवर बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स, यानी चीनी बौद्ध यात्री थे ये लोग, बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स थे। एंड इसमें पहला चीनी बौद्ध यात्री अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता देंगे, मुझे ऐसा लगता है, फाहियान। तो फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर वाज फाहियान। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर, तो किसके समय में भारत आया था ये? चंद्रगुप्त, कौन सा, बहुत सारे हैं, 2। हाँ, ये आसान टॉपिक है, लेकिन इसकी किताब का नाम बता दें। यहां फंसते हैं लोग, सीयूकी नहीं है इसका, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं इनकी किताब, बहुत कम किताबों में इसकी किताब का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत कम जगहों पर मिलेगा आपको। तो इसकी किताब का नाम एनीवन ऑफ यू कभी पढ़ा हो लेकिन याद नहीं आ रहा हो? किताब में बहुत कम मिलेगा, बहुत कम किताबों में मिलेगा इनफैक्ट, ठीक है। तो इसकी किताब का नाम जो है, जो इसका ट्रेवल अकाउंट माना जाता है, पढ़ ले। चाइनीज नाम पढ़ना भी अपने आप में चैलेंज है, लिखना तो चैलेंज है ही, पढ़ना भी चैलेंज है, ठीक है। वेनसांग का नाम जुआन जुआंग है, ठीक है। उसे हम लोग वेनसांग कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम उसका जुआन जुआंग है। अब वो लिखा नहीं जा सकता है उससे, है, ठीक है। मैं तो फिर भी लिख दूंगा, लेकिन वेनसांग ही पढ़े, ठीक है, वही ठीक है। जब पूछता उसी रूप में तो वही पढ़े। तो ये है फो क्यो की, ठीक है। और ये इसका ट्रेवल अकाउंट है, और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था। लेकिन खास बात इसके डिस्क्रिप्शन की है कि चंद्रगुप्त सेकंड का जिक्र ही नहीं करता ये अपनी किताब में, ना अपने ट्रेवल अकाउंट में, कहीं से चंद्रगुप्त सेकंड का जिक्र नहीं करता।
ये कहता है कि मध्य देश की जनता, वो भारत भी नहीं कहता है, मध्य देश की जनता खुश थी, भारत में बौद्ध धर्म फ्लोरिशिंग कंडीशन में था। इकोनॉमिक कंडीशन का जिक्र करता है, सोसाइटल कंडीशन का जिक्र करता है, जैसे ये चांडालों का जिक्र करता है। देयर इज अ क्लास इन द सोसाइटी दैट वाज चांडाल्स, and he was the first traveler actually who described the chandals in the community, in the society. And chandals used to be reside outside the boundary of the सेटलमेंट, ठीक है। और जब शहर में आना होता था या बस्ती में तो उन्हें डंडा पीटते हुए चलना पड़ता था, और सर हाथ चप्पल जो है सर पर या हाथ में लेके चलना पड़ता था, वो चप्पल पहनकर नहीं जा सकते थे। तो अनटचेबिलिटी का उदाहरण है ये सब, ठीक है। और ये डिस्क्राइब करता है, ये चांडालों का जिक्र काफी मिलता है गुप्त काल में, ये डिस्क्रिप्शन ये देता है। एक दो पॉइंट लिख लेंगे इसमें, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, हाँ लिख लेंगे। he described about the economic, societal condition of the contemporary India, इकोनॉमिक सोसाइटल कंडीशन ऑफ द कंटेम्पररी इंडिया, यानी समकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक दशा का जिक्र करता है, समकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक दशा का जिक्र करता है। He described about चांडाल्स, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, ठीक है। He described about चांडाल्स, इसने चांडालों का वर्णन किया है। Described about चांडाल्स, ठीक है। बाकी इनके बारे में क्या कहा है वो सारी बातें मैंने बता दिया। अनटचेबल थे ये लोग, समाज में बाहरी सीमा पर, बस्ती के बाहरी सीमा पर, गांव की बाहरी सीमा पर रहना होता था इनको, अंदर नहीं रह सकते थे। अंदर आने के लिए इनको डंडा पीटना पड़ता था या कोई आवाज निकालना पड़ता था, ताकि बस्ती में या समाज में रहने वाले लोग समझ सके कि कोई अनटचेबल आ रहा है। इस तरीके का ट्रीटमेंट था इनके साथ। बाकी और भी सारी चीजें थी इसकी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री भारत आया था उसका नाम था वेनसांग। वेनसांग भारत में इसका आना हुआ था 629 में, और 645 तक ऑलमोस्ट ये रहा था। ऑलमोस्ट 15 years he resided in इंडिया। इसकी किताब का नाम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और इसने ये भी बताया था, इसने भारत के एजुकेशन सिस्टम पर काफी चर्चा की है, भारत के पॉलिटिकल कंडीशन पर चर्चा की है, भारत के इकोनॉमिक सिस्टम पर, सोसाइटल सिस्टम पर, पिनल कोड पर, सब पर चर्चा की इसने है, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा किया है, सब पर किया इसने है, और प्रॉपर डिस्कशन किया है। काफी समय तक भारत में रहने का मौका मिला और भारत के कई राज्यों में गया। तो हर्षवर्धन के दरबार में अकेले 8 साल रहा था ये। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल शिक्षा लेता है ये, और शिक्षा जिससे लेता है उसका नाम आप जानते हैं, जो वहां के वाइस चांसलर थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी, और किस चीज में ली थी शिक्षा। अगर ये पूछ दिया जाए कि नालंदा में वेनसांग ने मतलब शिक्षा ली थी, तो पुराना क्वेश्चन हो गया। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इससे अंदर जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि किससे शिक्षा ली थी, हु वाज द चांसलर एट दैट टाइम, ठीक है, एंड व्हाट वाज द स्ट्रीम और व्हाट वाज द सब्जेक्ट दैट ही गॉट एजुकेशन, ठीक है, किस चीज की शिक्षा ली थी। तो आचार्य का नाम था, जो उस समय वाइस चांसलर थे वहां के, सीलभद्रा, ठीक है, एंड ही वाज अ नॉलेजेबल पर्सन ऑफ दैट टाइम। एंड ये योग शास्त्र की शिक्षा वहां पर लेता है। योगा समझते हैं ना आप लोग, तो योग शास्त्र की शिक्षा लेता वहां पर है, इस चीज की शिक्षा वहां पर लेता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिस्क्राइब करते हुए बताता है कि इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि का विश्वविद्यालय है। दुनिया भर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, और 10,000 छात्र उसमें पढ़ते थे एट दैट टाइम। और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था, तभी वो छात्रों को प्रवेश मिलता था। वो एंट्रेंस एग्जाम आज जैसा नहीं होगा, जैसा आजकल होता है बैठ करके आप एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पर जब कोई छात्र पढ़ने आता था तो एक गेट कीपर मिलता था उनको, वो कुछ क्वेश्चन पूछता था उससे, और तब जाकर के उन्हें इंटर करने देता था। इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता था। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं यहाँ बैठ जाऊं और यहाँ पर उन्हीं लोगों को इंटर करने जो तो थोड़ा बहुत इतिहास जानते हो, बाकी लोगों को भगा दूं, भाग जाओ यहाँ से, इतिहास नहीं जानते, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन इतिहास पर पूछ दूं, एक आध क्वेश्चन मतलब क्राइटेरिया रख दूं कि 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो मैं इंटर करने दूंगा, ठीक है। तो उस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता था। ये मैं नहीं करूंगा, खैर ये घबराए नहीं।
ठीक है, लेकिन ऐसा वहां किया जाता था। इसका मतलब है कि देयर आर सम मॉडर्न फिनोमेना इन दैट यूनिवर्सिटी। और यूपीएससी में सबसे खास बात अब बताता हूं आपको कि नालंदा और तक्षशिला को लेकर के कंपेरेटिव में आज की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, कि तक्षशिला में बहुत सारे विद्वान पढ़ते थे, उनके नाम भी लिखने थे वहां पर। जैसे तक्षशिला में पढ़ने वाले कुछ विद्वानों के नाम बताएं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी जो बुद्धिस्ट नहीं थी। कोई नाम? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में नॉर्थ वेस्ट में स्थित था, वर्तमान, हाँ, गांधार रीजन। तो एनी आइडिया, एनी स्कॉलर स्टडीड देयर? बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्कॉलर्स के नाम आपको याद रखने हैं कम से कम, और तीनों वहीं से शिक्षित थे। और तीनों में से कम मुझे लगता है 2 का नाम तो आप जानते हो सकता है तीनों का जानते हो। जीवक जानते हैं? पॉपुलर डॉक्टर ऑफ इस टाइम, ठीक है, अपने समय का प्रसिद्ध डॉक्टर था और इसने कई लोगों का इलाज भी किया था, वहीं से शिक्षा ली थी। दूसरा चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, वहीं शिक्षा ली थी और अर्थशास्त्र भी वहीं पर लिखा था। और तीसरे महत्वपूर्ण विद्वान जो थे इस समय के, पाणिनि, अष्टाध्यायी, ग्रामेरियन, द पॉपुलर ग्रामेरियन, ठीक है, वही शिक्षा ली थी उन्होंने। ये 3 लोगों के नाम लिखने थे। और बाकी दूसरा टेल क्वेश्चन जो था कि तक्षशिला ऑल्दो आर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, बट अनलाइक नालंदा वी कैन नॉट से यूनिवर्सिटी इन मॉडर्न सेंस। ठीक है, यानी नालंदा के साथ हम कह सकते हैं कि मॉडर्न सेंस में यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो वो 3 चीजें कम से कम ऐसी थी जो मॉडर्न सेंस में यूनिवर्सिटी उसे नहीं बनाती है। जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम उस समय नालंदा में होता था, इनका कोई एग्जामिनेशन पैटर्न या सिस्टम नहीं था, ना कोई उपाधि देते थे ये लोग। ठीक है, जैसे होता है ना कोई उपाधि दे दिया, वो नहीं देते थे ये लोग। दूसरा, लेक्चर हॉल प्रॉपर था, लाइब्रेरी था प्रॉपर नालंदा में। और आज की डेट में सभी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे लेक्चर हॉल होता है, लाइब्रेरीज होती है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स के रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें नालंदा में था, वो तक्षशिला में नहीं था। तक्षशिला में इसमें से कोई फीचर नहीं था। ठीक है, सब्जेक्ट, तीसरी चीज, सब्जेक्ट का जो था ना वो ज्यादातर हंटिंग और इस तरीके के सब्जेक्ट वहां पर रहे, मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं रहे हैं। जबकि नालंदा में मॉडर्न सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, लॉजिक को, ठीक है, हिस्ट्री को, इस तरीके के सब्जेक्ट थे वहां पर। योगा को पढ़ाया जाता था, जैसे योग शास्त्र पर, तो इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मॉडर्न सब्जेक्ट्स थे। और वहां पर तक्षशिला में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। आर्चरी की शिक्षा दी जाती थी, बो एंड एरो चलाने की, इस तरीके की शिक्षा थी वहां पर। ठीक है, तो वेनसांग जो है वहां पर शिक्षा प्राप्त करता है और ये सारी चीजें बताता है। कुछ बातें इसमें से लिख लेंगे आप लोग। He came during the period of हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय भारत आया था। He came during the period of हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय भारत आया। He also visited in the court of many kings. He also visited in the court of many kings. अनेक राजाओं के दरबार में भी यात्रा करता है ये। ठीक है, He also visited in the court of many kings. He also visited in the court of many kings. Like, कुछ राजाओं के नाम लिख ले, कुछ क्या 3 राजाओं के दरबार में और गया था, तीनों के नाम लिख लो, कभी पूछ दे तो। भास्कर वर्मन कहां का शासक था हर्ष के समय में? नाम सुना इसका? भास्कर वर्मन कामरूप का शासक था। कामरूप किसका नाम है? हाँ, असम। भास्कर वर्मन के दरबार में गया था। वर्मन वंश का शासक था ये भास्कर वर्मन, और हर्ष के फ्रेंड थे। ठीक है, इनके दरबार में विजिट किया था। दूसरा, पुलकेशिन सेकंड, ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, हर्ष को हराने वाला पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य। एंड थर्ड था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो कुल मिलाकर के 4 राजाओं के दरबार में ये विजिट करता है। सबसे अधिक समय तक हर्षवर्धन के दरबार में रहता, बाकी के समय में कम कम रहता है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट किस वंश का राजा था? पल्लवा रूलर। ठीक है,
तो नरसिंह फर्स्ट वॉज द पल्लवा रूलर, ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ नरसिंह फर्स्ट ऑल्सो। ठीक है, तो 3 राजाओं का दरबार ये था और एक हर्षवर्धन, 4 राजाओं के दरबार में गया था। नालंदा का एल्यूमिनी था, विद्यार्थी था ये, और कुछ वर्षों तक योग की शिक्षा ली थी आचार्य सीलभद्र से। ठीक है, ये भी लिख लेंगे आप लोग पैरा चेंज करके। ही वॉज एल्यूमिनी ऑफ नालंदा, या नालंदा का छात्र था। ही वॉज एल्यूमिनी ऑफ नालंदा, एल्यूमिनी ऑफ नालंदा। Alumni of Nalanda, and he got education from Acharya Silbhadra. He got education from Acharya Silbhadra. इसने आचार्य सीलभद्र से शिक्षा प्राप्त की थी। Got education from आचार्य सीलभद्र, आचार्य सीलभद्र से शिक्षा प्राप्त की थी। इन योगा डिसिप्लिन, इन योगा डिसिप्लिन, योग शास्त्र में, इन योगा डिसिप्लिन। ठीक है, बाकी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, थोड़ी बातें, बहुत बातें हर्षवर्धन के समय जब आएंगे ना तो वहां पर बता दिया जाएगा आपको। जैसे ये एक धर्म संसद हर्षवर्धन ने बुलाया था कन्नौज में, उसका उसकी अध्यक्षता भी इसने किया था, और साथ ही साथ एक प्रयाग में महामोक्ष परिषद बुलाता था, उसमें भी उपस्थित हुआ था वो। तो उसकी बातें आपको हर्षवर्धन के समय बताई जाएगी, कुछ बातें और इसमें आएंगी। इसकी किताब का नाम बता दिया मैंने, हाँ लिख लेंगे। ही रोट अ बुक सीयूकी, ट्रेवल अकाउंट इसका था ना, यात्रा विवरण इसको कहा जाता है। ही रोट अ बुक सीयूकी, सीयूकी इसका ट्रेवल अकाउंट है, यात्रा विवरण है। एक और यात्री एंशिएंट पीरियड में आया था चीन से, उसका नाम था इत्सिंग। सिक्स 670 में भारत आया था। इत्सिंग ऑल्सो केम टू इंडिया जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के मरने के बाद ये भारत आया था। और इत्सिंग का भारत आना हर्षवर्धन के मरने के बाद और उस समय की कुछ घटनाओं के बारे में इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 बातें इनसे मैं बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, एक तो इसने नालंदा का जिक्र किया बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एल्यूमिनी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, मीन्स ही गॉट एजुकेशन इन नालंदा यूनिवर्सिटी, और कहता है कि नालंदा में 3000 छात्र पढ़ते थे। ठीक है, जबकि ह्वेनसांग कहता है कि 10,000 छात्र पढ़ते थे, अंतर आ गया। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये समुद्री मार्ग से भारत आया था, और भारत आने वाला चीनी यात्री एकमात्र था जो ओशियनिक रूट से भारत आया था। इससे पहले जितने भी यात्री आते थे सेंट्रल एशिया के रूट से भारत की तरफ आते थे, अफगानिस्तान होते हुए। अभी तक जितने भी यात्री मैंने बताए ये जो है ओशियनिक रूट से भारत आया था। यही दोनों पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे कि ही केम टू इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, ही केम टू इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, came to India after the death of Harshvardhan. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, यानी हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत आया था। एंड सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, he was also alumni of Nalanda University, he was also alumni of Nalanda University, नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी था ना। He was also alumni of नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था। एंड थर्ड, he came to India through ocean route, he came to India through ocean route, यानी समुद्री मार्ग से ये भारत आया था।